नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे नैतिक विकास के विषय में। हमने इसके पहले आपको नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में बताया था। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे नैतिक विकास सिद्धांत, जिसका वर्णन या जिसकी प्रस्तुति जीन पियाजे ने की थी। असल में सबसे पहला नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का ही था। जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आधार बनाकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे नैतिक विकास सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 ईस्वी में 1928 में प्रारंभ किया, साइंटिफिक स्टडी मॉरल डेवलपमेंट का, और उन्होंने 1932 में द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नाम से अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने नैतिक विकास के विषय में काफ़ी हद तक बताने का प्रयास किया कि बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है। इस विषय में इन्होंने बच्चों के सामने पेयर शॉर्ट स्टोरीज प्रस्तुत की, यानी जोड़े में छोटी कहानियां बच्चों के सामने प्रस्तुत की। बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने जो उत्तर दिया, उस आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बच्चों का नैतिक विकास किस तरह से होता है। इन्होंने बताया कि बच्चों का नैतिक विकास एक क्रमिक अवस्था है, जिनमें उनके बौद्धिक विकास का, मेंटल डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास को जानने के लिए या समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते क्या हैं। यानी इन्होंने करने के बजाय सोचने पर ज़्यादा जोर दिया। ही फोकस्ड ओवर द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने यानी जीन पियाजे ने तीन चीज़ों पर, तीन पक्षों पर जोर दिया। पहला पक्ष था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल, यानी बच्चों में नियम के प्रति क्या समझ है। दूसरा एस्पेक्ट इनका था अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उस नैतिक नियम की हम बात कर रहे थे कि पहले जो समझ थी बच्चों में कि नियम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स की हमने बात की। इनका पहला पक्ष था जिस पर इन्होंने ध्यान दिया कि बच्चों में नैतिक समझ या नैतिकता के विषय में ज्ञान कैसे होता है, कब होता है, यानी हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। दूसरा पक्ष था अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी कार्य किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसके ऊपर आएगी, अब कब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनका दूसरा पक्ष था। और तीसरा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ जजमेंट या अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, यानी न्याय किसको बच्चा मानता है कि ये न्याय है और ये अन्याय है। इस तरह से इन्होंने कहा कि बच्चों में जो नैतिक विकास है उस पर उनके बढ़ती उम्र का असर पड़ता है, और धीरे धीरे बच्चे के अंदर नैतिक समझ, नैतिकता का ज्ञान, नैतिक व्यवहार परिवर्तित होता रहता है जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है।
as the child develops in the form of cognitive way, the moral judgment, moral understanding and moral responsibility changes. अब हम बात करते हैं कि इन्होंने नैतिक विकास को, बच्चों में नैतिक विकास को दो अवस्थाओं में बांटा। पहली इनकी अवस्था थी बच्चों के नैतिक विकास की, जो इन्होंने बताया हमें, वह है परायत्त नैतिकता, हेट्रोनॉमस मॉरलिटी। हेट्रोनॉमस मॉरलिटी ये 2 वर्ष से 9-10 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष से 9-10 वर्ष तक चलती है। यानी इस अवस्था में बच्चे और बड़ों के बीच असमान क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी बच्चे मानते हैं कि बड़े बड़े हैं और हम छोटे हैं, हमें बड़ों की बात माननी है, नियम बदला नहीं जा सकता। इसे मॉरलिटी ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। यानी कि जो नियम है वो सार्वभौमिक नियम है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम है। सोशल रूल्स जो बने हैं समाज के द्वारा, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। हर हालत में वो नियम मानने पड़ेंगे, ना मानने पर दंड दिया जाएगा समाज के द्वारा। इसमें बच्चे की सबसे खास विशेषता ये होती है कि बच्चा परिणाम पर ध्यान देता है, रिजल्ट पर ध्यान देता है, उसके इंटेंशन पर ध्यान नहीं देता। हम एक उदाहरण बता सकते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लिया कि एक बच्चा है जिससे गलती से गिलास ले जाते समय, शीशे का गिलास ले जा रहा है वो, और उससे वो गिलास गिर जाता है और 6 गिलास टूट जाते हैं अनजाने में। मतलब उसका कोई इंटेंशन तोड़ने का नहीं था, लेकिन वो टूट जाता है, 6 गिलास तोड़ देता है। और दूसरा बच्चा जानबूझ के 1 गिलास तोड़ता है। तो जब उससे पूछा जाता है उस बच्चे से, जो कि इस अवस्था का बच्चा है, कि दंड किसको अधिक दिया जाना चाहिए, तो उसका उत्तर होता है जिस बच्चे ने 6 गिलास तोड़े हैं उनको ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि झूठ कितना बड़ा था। अगर मान लिया कि एक बच्चा कहता है कि आज मैंने एक कुत्ता देखा जो हाथी के आकार का था, दूसरा बच्चा बोलता है आज मैंने एक कुत्ता देखा जो घोड़े के आकार का था, तो इसमें यह माना जाएगा कि जो बच्चा ज़्यादा बड़ा झूठ बोलता है उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से एक उदाहरण हम और ले सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चुरा लेता है और वो चुरा के भागता है और सीढ़ियों से फिसल के गिर जाता है, तो इस अवस्था के बच्चे यही कहेंगे कि गलती की सज़ा मिली है, ईश्वर ने उसको दंड दिया है। ये वो नहीं कहेगा कि स्लिप कर गया बच्चा, ध्यान से नहीं चल रहा था बच्चा, या सीढ़ी पर कुछ ऐसा गिरा हुआ था जिससे वो फिसल गया। तो इसका मतलब है कि इस अवस्था के बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता ये होती है कि वो परिणाम पर ध्यान देते हैं और उनका मानना होता है कि अगर हम समाज के नियम को नहीं मानेंगे तो समाज के नियम को न मानने का दंड हमें ईश्वर की तरफ से मिलेगा, बड़ों की तरफ से मिलेगा। नियम बदला नहीं जा सकता, नियम सार्वभौमिक होता है, हर जगह मान्य है और हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन जब बच्चे की उम्र बढ़ती है, यानी हम कह सकते हैं अवस्था नंबर 2, इसको इन्होंने बोला स्वायत्त नैतिकता, यानी ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ऑटोनॉमस मॉरलिटी, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 9-10 वर्ष से
अधिक उम्र का जब बच्चा होता है तो उसकी नैतिकता स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में पहुंचती है। इस अवस्था को हम सापेक्षवाद की नैतिकता भी कहते हैं, स्टेज ऑफ रिलेटिविज्म भी बोलते हैं इसको। इसमें बच्चा ये मानता है कि बड़े और उनके जो संबंध है वो समान है, इक्वल इंटरेक्शन होता है। बड़ों की बात मानना अनिवार्य नहीं है, समाज का नियम सार्वभौमिक नहीं है और फिक्स नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। नियम ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। अब बच्चा इंटेंशन पर भी ध्यान देने लगता है, परिणाम के बजाय वो इरादे को देखने लगता है कि किस इरादे से कार्य किया गया। यहाँ पे एक बात बताना और आवश्यक है कि बच्चा ये जानना चाहता है, ये जानने का प्रयास भी करता है कि समाज का नियम बदला जा सकता है परिस्थितियों के आधार पर। समाज का नियम फिक्स नहीं होता, समाज के नियम को हम अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। परिणाम यहाँ पे ये है कि बच्चा अब परिणाम की तरफ ध्यान कम देता है, इरादे और इंटेंशन की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होता है। उसका एक विचार और है कि जब किसी को दंड दिया जाए तो दंड क्षतिपूर्ति के रूप में हो। पनिशमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन, यानी जिसके खिलाफ गलतियां की गई हैं, यानी जिसको दंडित किया जाना है, उस दंड को कम करके जो विक्टिम है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, या जो पीड़ित है, जो अपराधी है, अपराधी ने जो दंड किया, जो गलत कार्य किया है, तो उस व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने बी की संपत्ति को चुरा लेता है, यानी तो क्या किया जाता है, जब ए बी की संपत्ति को चुराता है तो ए को पकड़ लिया जाता है, ए को सजा मिलती। बी को क्या मिला, यानी बी की संपत्ति तो गायब हो गई, बी की संपत्ति तो नहीं मिली। तो अब यहाँ पे है बी, ए को सजा तो दी जाए, लेकिन बी को उसके गायब हुई या उसकी नष्ट संपत्ति या उसके जो संपत्ति कम हुई है, चुरा ली गई है या छीन ली गई है, उसको भी कुछ हद तक ए के द्वारा दिलवाया जाए, यानी ए को क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में कुछ मिले। यहाँ पे बच्चा दो बातें ध्यान देता है कि जब हम किसी को दंड दें तो दंड देने से पहले किए गए कार्य के इंटेंशन को भी देखें, और दूसरा दंड देते समय पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ मिले। ये दो बातें ध्यान में देनी आवश्यक होती हैं। इस अवस्था का बच्चा ऐसे इरादे रखने लगता है। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इनकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। इन्होंने ये बताया है कि 9 साल के बच्चे हेटेरोनॉमस स्टेज में होते हैं, 9 साल तक के बाद के बच्चे ऑटोनॉमस स्टेज में होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम बच्चे को ध्यान से समझाएं, बहुत ही इजी वे में उनको चीज़ों को प्रस्तुत करें उनके सामने, तो कई बार छोटा बच्चा भी इरादे समझ जाता है और वो ऑटोनॉमस स्टेज में पाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि जिस स्टेज को इन्होंने मेंशन किया है कि 2 स्टेज है और यूनिवर्सल स्टेज है, वो ऐसा भी देखा गया है कि कल्चर के हिसाब से ये स्टेज आगे पीछे या थोड़ा सा डिफर भी करते हैं। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद भी ये माना गया कि इनका एक प्रथम प्रयास था, नैतिक विकास को प्रस्तुत करने का एक प्रथम प्रयास था और बहुत ही अच्छा प्रयास था। इस प्रयास की आलोचना करना तो आसान है, लेकिन
इस प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा कि इन्होंने इस दिशा में सोचने का एक सार्थक प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि ये नैतिक विकास का सिद्धांत आपके समझ में आया होगा। वैसे जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन उन्होंने नैतिक विकास के विषय में भी जो बोला है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।